अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम। सबसे पहले मैं आपको शोल्डर की थोड़ी सी एनाटमी बता दूं कि जो शोल्डर जॉइंट है, जिसको हम ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान। मेजर जॉइंट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स होती है, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और सर्कमडक्शन। मसल्स जो हमारे शोल्डर जॉइंट के साथ अटैच होते हैं वो है फ्लेक्सर मसल्स, जिसके अंदर एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड और पैक मेजर्स आ जाते हैं। एक्सटेंसर्स, जिसमें पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, लेटिसमस डोर्साई। एबडक्टर्स, मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस। एडक्टर्स, पैक मेजर, लेटिसमस डोर्साई। एक्सटर्नल रोटेटर्स, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। और इंटरनल रोटेटर्स, सबस्कैपुलरिस और लेटिसमस डोर्साई। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की यानी कंधा जाम। इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शोल्डर जॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो कैप्सूल होता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है या वो टाइट हो गया, ये श्रिंक हो गया, तो उसकी टाइटनिंग से क्या होगा, पेशेंट को पेन आएगी और उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, रुकावट पैदा होगी। फिर हमसे जब पेशेंट की पेन और उसकी मूवमेंट में रुकावट पैदा हो रही है तो फिर क्या होगा, पेशेंट जब अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं आपको इसका छोटा सा फिनोमेना बताती हूँ कि रिपीटेड स्ट्रेन की वजह से, लाइक बार बार एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना, कि मैं कहूँ कि पेशेंट है वो अपना बाजू जो वो बाहर की तरफ यानी एबडक्शन फॉर्म में बार बार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, फ्रिक्शन कॉज होगी। उससे फाइब्रोसिस हीलिंग का एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, उससे एडहेजन्स बन जाएंगे यानी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसी को हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। ज़्यादातर ये 40 से 70 साल की एज में कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि ये 40 से पहले या 70 के बाद किसी को हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये इसी एज में होता है। उसके अलावा औरतों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स में। कॉज की बात करते हैं, हमें कॉज का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमने स्टेज वाइज ट्रीटमेंट प्लान करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी इसको फ्रोजन शोल्डर किस वजह से हुआ है। एक इसका कॉज है प्राइमरी कॉज, अननोन कॉज, हमें पता ही नहीं कि किस वजह से ये कॉज हुआ। सेकेंड वन है सेकेंडरी कॉज, यानी किसी भी ट्रॉमा जिसमें ट्रॉमा हिस्ट्री आ जाती है, फॉल हिस्ट्री है, शोल्डर को काफ़ी ज़्यादा देर तक रेस्ट पे रखना पड़ता है, उसके साथ भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। इस कंडीशन में सर्जरी हुई है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डायबिटीज़ है। डायबिटिक पेशेंट में हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं फ्रोजन शोल्डर के, उनकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो उससे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसमें चेंजेस आती हैं काफ़ी, उससे वो पेनफुल कंडीशन की तरफ चला जाता है। जो डायबिटीज़ है इसका लिंक हमारे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के साथ होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स इसके आते हैं। फिर है स्ट्रोक पैरालिसिस। आपको पता है कि इमोबिलाइज जॉइंट, जब इमोबिलाइज आर्म जो है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उस कंडीशन में भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये पुअर स्लीपी पोस्चर है, सोने का तरीका ही गलत है। लाइक हम सोते हुए अपने हमारा जो आर्म होता है शोल्डर वो लॉक्ड होता है, शोल्डर लॉक्ड पोजीशन होती है। एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन में अगर हमारा बाजू चला जाए, हमारा शोल्डर चला जाए, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि जो हमारे पास पेशेंट आया तो उसको उसकी क्या कंडीशन थी, वो किस कंडीशन में आया, उसका बाजू किस कंडीशन में था। तो पेशेंट का जो बाजू होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, लाइक इंटरनली रोटेट हुआ होता है। पेशेंट आके हमें कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो जब मुझे पेन ज़्यादा होती थी तो मेरी जो मूवमेंट है वो उतनी ही कम होती जा रही थी, कि पेन की वजह से वो मूवमेंट कैसे कर पाएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं मुझे ग्रूमिंग में, मुझे ओवरहेड एक्टिविटीज़ में, मुझे ड्रेसअप करते हुए मुझे अपना बाजू कमर के सामने में पीछे लगा पाता, मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेन प्रेजेंटिंग फैक्टर आता है वो आता है लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। उसका बाजू जो एक्सटर्नली रोटेट नहीं हो पा रहा होता, बहुत कम मूवमेंट होती है, लाइक मैं को 5 डिग्री तक।
अब आपको पता है कि शोल्डर पेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा पैथोलॉजीज़ की वजह से हो सकती है। कोई एक पैथोलॉजी तो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि इसी वजह से इसको शोल्डर पेन हुई थी। अब शोल्डर पेन रेफर्ड भी हो सकती है, रेडिएटिंग पेन भी हो सकती है। अब हमें ये पता लगाना है कि फ्रोज़न शोल्डर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हम कैप्सुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। कैप्सुलर पैटर्न क्या होता है? कैप्सुलर पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस ऑफ लेटरल रोटेशन होती है, देन एबडक्शन होती है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस की। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रोज़न शोल्डर के स्टेजेस। इसकी बेसिक 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, जिसको हम पेनफुल फेज भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को रेस्ट में और उसके अलावा जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तब उसको पेन ज़्यादा होती है। रात के वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। वो बताता है कि भाई मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, मुझसे सोया ही नहीं जाता। इसका टाइम पीरियड 3 से 6 माह तक का होता है। सेकेंड स्टेज है फ्रोज़न स्टेज। स्टिफनेस फेज़ होता है और इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है। इसमें पेशेंट को पेन भी होती है लेकिन पहले की निस्बत कम होती है और उसके साथ साथ स्टिफनेस रहती है। उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपना बाजू पीछे कमर पे नहीं लगा सकता, ऊपर की तरफ अपना बाजू नहीं लेके जा सकता, ग्रूमिंग नहीं कर सकता, ड्रेसअप करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। इसका टाइम पीरियड 6 से 12 माह तक का होता है। इसके थर्ड और लास्ट स्टेज है थॉइंग स्टेज, जिसको हम रिकवरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें पेशेंट की पेन और जो स्टिफनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लगती है, यानी वो रिकवरी की तरफ जाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाएगा, लेकिन हाँ वो क्लोजर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ होता है या मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो सकता है। इसका टाइम पीरियड 12 से 18 माह तक का होता है, यानी लगभग 1.5 साल तक। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बताऊंगी आपको कि हमारे पास अगर फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आया है तो हमने उसको असेस कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जी इसको फ्रोज़न शोल्डर ही है। और जब हमें पता चल गया कि इसको फ्रोज़न शोल्डर है तो हमने उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने उसे बतानी है कि वो ये करे, तो उसका फ्रोज़न शोल्डर जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो